ओके, मैं ऑडिबल हूँ अभी? अरे हाँ ना, बोलो भाई। ओके, तो हाँ नमस्ते। सो एक्चुअली अभी इलेक्ट्रिसिटी पता नहीं 1 घंटे से सीधी अभी आई जस्ट। सो 1 घंटे कुछ कर लेते हैं ना। तो हम लोग लास्ट क्लास में, अच्छा जो ये फर्स्ट में वाला बैच है, तो कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो 15 जून वाले बैच के हो, तो वो बाद में आप लोगों का क्लास होगा। अभी ग्रुप कंबाइंड है तो सो हम लोग क्या लास्ट क्लास में लिमिट्स किए थे ना। सो हम लोग लिमिट्स कर रहे थे। सो इस पे बेस्ड हमने लास्ट 2 क्लास में देखा लिमिट क्या होता है, फिर उस पर क्या क्या जो आपके इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। सो डिफरेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट्स लिखे रहते हैं, तो आप उसकी वैल्यू वैसे नहीं छोड़ सकते ना। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है और हर फॉर्म पे क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको समझना है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि डिफरेंट जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं उसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन लिखे थे लास्ट क्लास में। सो डिफरेंट है वो, आप बस थोड़ा सिंप्लीफाई करो। कुछ एक्सपेंशंस हो गए या एल हॉपिटल रूल हो गया, ये सब हेल्प करता है। मेनली एल हॉपिटल रूल है 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म पे यूज होता है। फिर 1 की पावर इन्फिनिटी है तो उसके लिए फॉर्मूला था कि एफ एक्स की पावर जी एक्स है, उसकी लिमिट है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है तो उसको आप लिख सकते हो ई की पावर एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, फिर उसमें लिमिट लगा दो वही वैल्यू। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी के लिए था। बाकी भी कोई फॉर्म है तो उसको आप सिंप्लीफाई करके 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी ला सकते हो आप। जैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है तो उसका आप एलसीएम ले लो, इस फॉर्म में ला सकते हो। तो बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाहिए, एक्सपेंशंस यूज हो जाएगा या थोड़े बहुत अलजेब्रिक आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो किसी न किसी फॉर्म में आ जाएगा। तो वैसा था, आप प्रैक्टिस कीजिए। जैम के भी हमने पिछले क्लास में सारे क्वेश्चंस किए थे जो आए थे जैम या गेट के लिमिट्स पे। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूटी पे आते हैं। तो हालांकि ये भी कुछ नया नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, ये वही है जो क्लास 12 में या जेडब्ल्यू में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही है। बस एक रिवाइज कर ले रहे हैं, कुछ नया इसमें है नहीं ऐसा खास। सो एक मिनट, ठीक है ना। तो बाकी कुछ डाउट्स तो डिस्कस कर सकते हैं अगर कुछ पूछना हो आप लोगों को तो। अदरवाइज तो ये हमने डिस्कस किया अभी। और अब कॉन्टिन्यूटी है ना, तो जो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं ना, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। सो आप लोग भी जानते हैं कोई फंक्शन है, मान लीजिए अगर आपके पास है ना। सो अब फंक्शन कोई एफ एक्स है, मान लीजिए डोमेन, ठीक है। एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी। तो यहाँ जो x इज इक्वल टू सी पॉइंट होगा उसका डोमेन में होगा, चूंकि कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं ना। सो ये जो पॉइंट होगा इन डोमेन होगा। सो जो c है, c लाइज इन डोमेन ऑफ f। सो उस फंक्शन के डोमेन में है जो c पॉइंट है, दैट लाइज इन डोमेन ऑफ फंक्शन f, ठीक है। सो c लाइज इन डोमेन ऑफ फंक्शन f। अब ठीक है, जो पॉइंट c है ये ऐसे लिख लो, which lies in उसको जस्ट ब्रैकेट में लिख दो, है ना। इफ एंड ओनली इफ। तो ये तो आप सबको पता ही है। कोई बताइए कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मीनिंग है? Amount of fx minus f of c less than epsilon whenever x minus c less than delta। हाँ, ये तो तुमने बता दिया, वो एप्सिलॉन डेल्टा वाला डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन बताओ लिमिट के टर्म में। लिमिट from the left hand side and right hand side, and
फंक्शन की वैल्यू एट दैट इक्वल्स। यस, तो यू नो लिमिट ऑफ एफ एक्स। सो हालांकि तीन कंडीशन ऐसे तो मैं बता देता हूँ, ऐसे यहाँ भी तत्काल ऐसे लिख देता हूँ। सो इज इक्वल टू एफ सी, ऐसा तो इतना ही डेफिनेशन है कि फंक्शन की लिमिट इक्वल हो उस पॉइंट पे। अब आपको ये पता है कि आपने लिमिट पढ़ी है, सो किसी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। एफ सी डिफाइंड कब होगा, जब सी डोमेन में होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड हो। तो इसको थोड़ा सा कुछ बुक में आप ऐसा भी देखेंगे लिखा रहता है कि अ फंक्शन, ऐसा भी लिखा रहेगा कि फंक्शन एफ जो है, सो फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी इफ एंड ओनली इफ, जो पहली कंडीशन है कि एफ सी इज डिफाइंड, ठीक है, सो ये डिफाइंड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, तो या सिंपली लेफ्ट हैंड लिमिट क्या, सिर्फ लिमिट फंक्शन की एग्जिस्ट करती हो। उसी को थोड़ा मतलब इलेबोरेट करके बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं कि फंक्शन सी पॉइंट पे डिफाइंड हो। दूसरा है कि लिमिट उस सी पॉइंट पे एग्जिस्ट करती हो। तीसरा है कि फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पे और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो। सो वही चीज है ना, क्योंकि ये चीजें हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन जो आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हैं, इसी को एप्सिलॉन डेल्टा में भी लिख सकते हैं, जिसको बता रहे थे। तो एप्सिलॉन डेल्टा में क्या है, इसी को मान लीजिए ऐसा लिखते हैं कि अ फंक्शन एफ, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी। जैसे अभी देखा आपने, तो ये था ना कि इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc। अब दैट इज, या इसी को आप लिख सकते हो इफ एंड ओनली इफ। अब इसी लिमिट के डेफिनेशन, जो हमने लिमिट का डेफिनेशन देखा था एप्सिलॉन डेल्टा में, वो यूज कर सकते हैं आप। सिंपली क्या होता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन मोर देन 0, या वर्ड में भी लिख सकते हैं आप लोग कि for all epsilon more than 0 there exists delta more than 0 such that, so epsilon आपको गिवन होगा, कोई एप्सिलॉन आपको दिया, तो उस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग आप डेल्टा बता सकते हो उसको। इस तरीके से हो कि x माइनस डेल्टा अगर लेस देन 0 है, ठीक है ना, और सॉरी लेस देन x माइनस सी ना, सो हमें बात करना है x माइनस सी जो है लेस देन डेल्टा है, ठीक है ना, मोर देन 0 है। सो दैट इम्प्लाइज fx माइनस fc इज लेस देन एप्सिलॉन, इस तरीके से। तो इसका मतलब है x c के बहुत क्लोज है, सो fx fc के बहुत क्लोज होगा उस केस में, है ना। सो व्हेन x अप्रोचेस टू c, fx अप्रोचेस टू fc। तो ये उसी डेफिनेशन को लिमिट के डेफिनेशन पे बेस पे एक्सपैंड कर दिया है। बस थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। समाओ अगर कभी ऐसा हो जाए ऑप्शन बना दे डेफिनेशन को, कई बार ऐसा होता है कि इसको ही ऑप्शन बना दिया, तो आपको एटलीस्ट आइडिया होगा डेफिनेशन क्या है इसका एप्सिलॉन डेल्टा में, इस तरीके से, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ओके है। जैसे एक आसान सा क्वेश्चन कोई आप चेक कर सकते हैं। जैसे अब क्या है कि मान लीजिए लोग पूछता है कि मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, क्वेश्चन 1 है, सो fx बराबर mod x है, और mod x का डेफिनेशन क्या है, x when x is more than equal to 0 minus x when x is less than 0। अब आपसे पूछता है लोग देन, पहला ऑप्शन है f is not continuous at x is equal to 0। दूसरा ऑप्शन है f is continuous on R। तीसरा है, अच्छा किसी सेट पे कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है, अगर मैं ये पॉइंट लिखूं कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट, है ना, कॉन्टिन्यूटी ऑन अ सेट। जैसे हम लोग अभी एक पॉइंट पे बात कर रहे थे ना, हम लोग बात कर रहे थे किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी की, कि x बराबर c है और उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है ना।
सो एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होने का क्या मतलब है। अब कॉन्टिन्यूटी किसी सेट पे है, तो बताओ मान लो कोई सेट ए है और कोई फंक्शन है, हम कब बोल सकते हैं कोई फंक्शन किसी सेट पे कॉन्टिन्यूअस है, कोई बताइए। जब वो एक में कॉन्टिन्यूटी हो जाए। हाँ मतलब उस सेट के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस हो जाए, सिंपल है ना। सो यहाँ पे ये है कि जैसे हम बोलेंगे कोई फंक्शन है, मान लो अ फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस ऑन सेट, मान लो ए ले लिया, है ना। सो इसका ये मतलब हुआ कि इफ एंड ओनली इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट, है ना, कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ सेट ए, है ना। मतलब x इज इक्वल टू सी पे कॉन्टिन्यूअस होगा और सी कैन बी एनी पॉइंट इन द सेट ए, मतलब ये हुआ कि उस सेट के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, ये भी आप जानते ही हैं। सो जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन सिंपल आसान सा बनाया हूँ, ये क्लास 12th लेवल का है, कि 0 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पूरे r पे कॉन्टिन्यूअस है, f हैज, सो f इज डिसकॉन्टिन्यूअस at countably many point, या ऐसा बोलेगा d f is discontinuous at uncountably many point। ठीक है ना, ऑप्शन को थोड़े कॉम्प्लिकेट बना दिया। बताइए तो आप लोग जानते ही हैं, क्या कह सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। सो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है आर पे, तो सिंपली क्या होता है, आप लोग ग्राफ भी ड्रॉ करना जानते हैं इसका। सो आपको पता है कि x जब मोर देन इक्वल फंक्शन की वैल्यू x है, सो इधर fx इज इक्वल टू x है जब x पॉजिटिव है, और x जब नेगेटिव है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस x है। सो fx की वैल्यू माइनस x है जब x आपका नेगेटिव है, ठीक है। सो fx की वैल्यू x है जब x पॉजिटिव है, fx की वैल्यू माइनस x है जब x नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरीके से अब ठीक है ना, तो ये हो गया। अब आगे आप चेक कर सकते हैं, मतलब किसी पॉइंट, मतलब मैं 0 पे चेक करना, मान लीजिए कि अगर मुझे इसको 0 पे चेक करना ही है, मान लीजिए अगर ऐसा हो कि चेक करना पड़े, तो सिंपली आप चेक कर सकते हैं इसको। इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आप सॉल्यूशन देखें तो बस यार 0 पे ही टर्निंग पॉइंट ना, 0 पे ही वो हो रहा है, अदरवाइज कोई भी नंबर मोर देन 0 लेंगे तो x है, x तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही, कोई भी नंबर लेस देन 0 लेंगे वो तो माइनस x है, कॉन्टिन्यूअस रहेगा ही। तो हमें मेनली जो डाउट होता है वो जनरली टर्निंग पॉइंट पे, फंक्शन जहाँ पे वैल्यू चेंज कर रही है उस पॉइंट पे डाउट होगा कि वहाँ डिस्क, क्योंकि x है ना, x पॉजिटिव है तो फंक्शन वैल्यू x है, तो x तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहेगा उस सेट पे। सो कोई भी नंबर मोर देन 0 लेंगे कॉन्टिन्यूअस रहेगी, कोई भी लेस देन 0 लेंगे कॉन्टिन्यूअस ही रहेगी, बट 0 पे डाउट है तो आप 0 पे चेक कर सकते हैं। तो सिंपली मतलब बस वेरीफाई कर रहा हूँ। सो एट x इज इक्वल टू 0 अगर आप फाइंड करें लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो 0 माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर रहा हूँ मैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब ये हो गया कि x वैल्यू 0 स्लाइटली लेस है ना, तो लेस है तो ये वैल्यू हो गई माइनस x, और जब x को 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगी। सिमिलरली आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करके देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, और ये वैल्यू हो गई 0, और f0 की वैल्यू क्या आ गई 0। सो इस तरीके से हो गई, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट द पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। सो इसीलिए अब आप जानते हैं कि चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, सो इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एग्जिस्ट करती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल, इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये वैल्यू 0 हो गई। एंड ऑल्सो ये इक्वल किसके है f0 के, इसका मतलब सिंपली मतलब ये हो गया कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx बराबर f0, और इसका मतलब है f इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 0। ये तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा
सो जैसे समझाने के लिए था डेफिनेशन, यहाँ पे चूंकि मैं ये भी लिख सकता था ना, वहाँ लिखा नहीं। सो जैसे यहाँ पे लिखते हैं, ये जो हमने लिखा हुआ है ये चीजें, सो इसका ये भी मतलब है, लिखते हैं ना कि ये ऐसा कब होगा। सो इफ एंड ओनली इफ लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx इज इक्वल टू fc, ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, सो ये मतलब वही इसी के इक्विवेलेंट है कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये लिमिट, जब ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी। सो इस तरीके से। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में कई बार आ जाते हैं, तो आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है। मान लो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि जनरली जो क्वेश्चंस पूछ लेता है, मान लो एक क्वेश्चन मैं बुक से ही लिख देता हूं। जैसे आप लोग मान लो, इससे हालांकि आसान क्वेश्चन है, जैसे पूछ लिया कि कंसीडर अ फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, जब x लेस देन 0 हो। a वैल्यू होगी जब x इक्वल टू 0 हो, और एक है रूट अंडर x अपॉन रूट अंडर 16 प्लस दिस, ओके। लग रहा है रूट 16 यहाँ होना चाहिए ना, ये क्या लिख रखा है, ये सही है, एक बार चेक करना है, क्वेश्चन बुक में सही लिखा है। तो ये क्वेश्चन हालांकि यहाँ पे ऐसा ही है, और चेक कर लेना इसको। सो आपसे पूछ रहा है फाइंड ए सो दैट, फाइंड ए सच दैट f is continuous at 0। ये निकाल सकते हैं आप। ट्राई कीजिए। एंड दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा यहाँ क्या x लेस देन 0 ना, सर 8 होगा, एक आप पता नहीं, बताओ, एक बाकी लोग चेक करो, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मुझे फंक्शन थोड़ा डाउट हो रहा है, कोई चेक कर। हैं तो यहाँ यहाँ से 8 आ रही है, यहाँ से क्या आ रही है, तो वहाँ से एग्जिस्ट नहीं करेगी सर। है ना, बार चेक करो, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ तो मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। सर दोनों जगह लिमिट आ रहा है सर, हाँ? कंडीशन में दोनों जगह तो कैसे हो सकता है सर, कंडीशन में फंक्शन में दोनों जगह 0, लेस देन 0 कैसे हो सकता है? अच्छा यहाँ मोर देन 0 होगा ना,
ये इस बुक में भी गलत ही लिखा है ना, तो इसने एक्चुअली मुझे लग रहा है यहाँ कोई मिस्टेक कर रखा है, एक बार इसको चेक करो, मुझे लग रहा है यहाँ कोई मिस्टेक तो है यहाँ पे। सॉल्यूशन दे हैं मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ना, क्वेश्चन बुक में गलत लिखा है मतलब। सो एक तो यहाँ मोर देन 0 होगा, और दूसरी बात यहाँ किधर नहीं, 0 रखोगे मान लो क्या हो जाएगा, 0 अपॉन रूट अंडर, यहाँ रूट -4 का क्या मीनिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ इस तरह से होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इसे रूट 16 हो गया प्लस रूट अंडर मान लो, सो वैसे भी 0 डिवाइड बाय समथिंग तो 0 होगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन समथिंग कैसे, समथिंग कुछ भी 0 थोड़ी कर देंगे आप, ऐसे कैसे कर देंगे, जैसे वो तो एग्जिस्ट करने चाहिए ना। जैसे यहाँ 16 प्लस रूट अंडर 4x माइनस 4 है, तो समथिंग 0, लेकिन समथिंग कोई डिफाइंड होने चाहिए ना। यहाँ x को 0 रखने पे क्या आएगी, ये 0 ठीक है, लेकिन ये क्या होगी, अब 0 अपॉन समथिंग 0 थोड़ी होता है, एग्जिट नहीं करेगी। जैसे 0 अपॉन 0 तो 0 नहीं, 0 अपॉन नॉन 0 नंबर 0 होगी ना, बट ये फाइनाइट होने चाहिए यहाँ पे, कुछ कहने मतलब ये है। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया, कुछ प्रॉब्लम कर रखा है। सो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है ये कुछ ऐसा होना होगा, रूट अंडर 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। अब आई थिंक ठीक है, 0 अपॉन 0 का फॉर्म होगा, है ना। हाँ अब ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ट्राई कीजिए, अभी क्वेश्चन करेक्ट हो गया आई थिंक। सो नाउ यू कैन फाइंड, देखो सिर्फ यहाँ से नहीं बता देना आंसर आपको, कई बार ऐसा भी होता है डज नॉट एग्जिस्ट हो। अब मैं ऑप्शंस यहाँ पे लिख दूं, A 8 है, ठीक है, B कुछ भी 4 ले लो, C 2, D डज नॉट एग्जिस्ट, उसकी ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो इस तरीके से भी हो सकती है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx इज इक्वल टू आपको दे रखा है sin 2x, ठीक है ना। ओके, सो यहाँ से a sin x प्लस b cos x अपॉन में x क्यूब। अब आपसे बोला जा रहा है कि सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 बता रखा है। देन ऑप्शन आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f0, ऑप्शन बी आपसे पूछ रहा है व्हाट इज a, मतलब वो कुछ दे देगा, आपको चेक करना है ट्रू है फॉल्स है। सो यू नीड टू टेल दिस 4 वैल्यूज। एक फंक्शन है sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x अपॉन x क्यूब। अब बता रखा आपको ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 0 पे, तो आपसे पूछा जा रहा है कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, f0 क्या है। सी कहाँ से आएगा? अच्छा c तो है, ओ सॉरी मैं c भी क्यों लिख दिया। 1% ठीक है ना। हाँ ये पता नहीं कैसे, मुझे भी ठीक है ना, एक मिनट में देख लेता हूँ इसमें क्या क्या है। ए बी कौन से बुक है सर ये? अरे बहुत मिस्टेक्स है, ये शांति नारायण वाली बुक है। तो ठीक है ना, ए बी, और यहाँ पे क्या करते हैं, हाँ ठीक है, मान लो ऐसा कुछ भी, मान लो जैसे कि a इज इक्वल टू बी दे दिया, ऐसे पूछ लिया, चलो सो इसका आई थिंक 8 ही आ जाएगा, चेक कर लो आप। देखो दोनों फाइंड करना जरूर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और जिनको अगर नहीं आ रहा आंसर मुझे बताओ, मैं सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि ये सब
मुझे लगता है किसी को नहीं आता होगा, बट फिर भी मान लो डाउट हो जाता है कई बार, या है ना, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते हैं, तो उस तरह से आप पूछ लो एक बार। अगर डाउट होगा बताओ, मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, आप दोनों ट्राई करो। B0A-2 सो B0A-2 और F0 कितना हो जाएगा? कितना आ रहा है? -1। बाकी लोग वेरीफाई कीजिए क्या मैं सॉल्व करूं या आप लोग कर पा रहे हैं सॉल्व इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन। हाँ सर सॉल्व कर दीजिए। ओके ठीक है, तो ये वाला सॉल्व कर दो ना, ये वाला ठीक है ना, ये हो गया। इसमें चलो मैं सॉल्व दोनों कर देता हूँ, हालांकि हो ही गया होगा, फिर मैं कर देता हूँ। देखो तो जैसे इसमें ये हो गया ना, इसमें रेशनलाइज करना है खाली, यहाँ पे करने के लिए इसको रेशनलाइज कर लो और वहां पे फॉर्मूला लगा लेंगे तो वो हो गया। ओके ये वाला करते हैं, तो ये sin 2x a sin x b cos x अपॉन x क्यूब। तो सो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस, जो फंक्शन fx है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि f0 की वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब यहां से क्या होगा? सो यहां से होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx क्या है? सो fx है sin 2x प्लस a sin x प्लस b cos x, ऐसा कुछ है ना, और अपॉन में है x क्यूब, a sin x प्लस b cos अपॉन x क्यूब। अब आप क्या करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन जैम में इस कॉन्सेप्ट पे आया था जहां वो पूछ दिया था आपसे a b की वैल्यू ना, तो सो लिमिट x टेंड्स टू 0, सबसे पहले क्या है, अब अगर पुट करोगे आप, क्योंकि बता रखा है कि ये कॉन्टिन्यूअस है और f0 की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? जब ये 0/0 फॉर्म की आएगी यहाँ पे, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है, तो न्यूमरेटर भी पुट करोगे तो क्या आ रही है? 0/0 फॉर्म की आ रही है। क्या x को 0 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 0 रखेंगे तो b आ गया। तो अब ये आगे लिमिट तो तब एग्जिस्ट, क्योंकि अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर 0 तो नॉट एग्जिस्ट हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ पे b को 0 होना पड़ेगा। सो 0/0 फॉर्म होने के लिए b को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि x को आप 0 रखिए न्यूमरेटर, बस b बच रहा होगा और डिनोमिनेटर में 0, तो आगे लिमिट एग्जिस्ट करे इसके लिए b को 0 होना पड़ेगा। अब आगे अगर b 0 है तो b को हटा दो। हाँ सर जीरो फॉर्म में क्यों कर रहे हैं? हाँ 0/0 करने के लिए जरूरी थोड़ी है 0/0 फॉर्म करे सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन
अगर 0/0 फॉर्म नहीं करेगा आप कौन सा, अच्छा ओके, यही समझ नहीं आ रहा। देखिए अभी आप देखो लिमिट के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है जो x टेंड्स टू 0 वो पुट करके देखे क्या आ रहा है। तो आप सीधा सीधा पुट करो, क्या आ रहा है आपका आंसर, आप नहीं कर रहा है उसको। तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ना। तो एग्जिस्ट कब करेगा, किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेगा आप सोचो। तो एल हॉपिटल रूल हम कब लगा पाएंगे, अगर वो 0/0 के फॉर्म में आ जाए। और कोई दूसरा फॉर्म बना पाओगे क्या, इंडिटरमिनेट फॉर्म, सोचो। जितने भी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं आप कौन कौन से बना पाओगे, आप ट्राई करके देखो आप। तो सिंपली चूंकि ये 0 है, ऊपर वाला 0 हो गया तो 0/0 का फॉर्म है, तो एल हॉपिटल रूल लगा पाएंगे, इसलिए ये करते हैं हम लोग। अब कोई और इंडिटरमिनेट फॉर्म आप नहीं बना पाएंगे यहाँ पे 0/0 के अलावा, क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब कोई ना कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है यहाँ पे, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। मतलब f0 आएगी ना, ऑप्शन ऐसे ही दे रखा है कि f0 की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, मतलब f0 कोई ना कोई फाइनाइट नंबर है, abc पूछ रहा है। तो यहाँ पे लॉजिक यही लगता है एक्चुअली कि जैम वाले क्वेश्चन हमने किए थे लास्ट क्लास में, उसमें भी यही किया था ना कि इंटीग्रेट डिफरेंशिएट इसको किया, उसको भी किया था, लेकिन पहले ये देखा कि 0/0 का फॉर्म है तभी तो एल हॉपिटल लगाओगे। तो एल हॉपिटल लगाने के लिए जरूरी है 0/0 के फॉर्म हो, और कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होगा नहीं, तो इसलिए हमने b को 0 अज्यूम करके इंप्लाई किया कि ये if this limit exists then numerator has to be 0 or has to go to 0, tends to 0, so for that b has to be 0 actually। so इस तरीके से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 पे जा रही है ना, लिमिट 0 है इसकी, तो डिनोमिनेटर के 0 होगी तभी आगे हम कुछ प्रोसीड कर पाएंगे, कोई मेथड लगा पाएंगे। अदरवाइज रनआउट देखिए लिख दो फिर आप, इस तरह से होगा। लेकिन चूंकि बता रखा है लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम अगर अज्यूम कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है तो ये कोई ना कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है अभी 0/0, अगर वैसा है तो डिफरेंशिएट कर लो। अब क्यों, क्योंकि एल हॉपिटल रूल लगा रहे हैं हम लोग। सो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे क्या हो जाएगा, तो sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, ठीक है, और a sin x का a cos x, b cos x का माइनस b sin x अपॉन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, इस तरीके से। अब अच्छा, तो b तो हम हटा चुके क्योंकि b 0 है तो इसकी जरूरत नहीं है, b को 0 रख दिया आपने। अभी आप देखो फिर से, अभी x को आप 0 रख के देखो क्या आता है। अब आप x को 0 रखोगे यहाँ पे 2 cos 0 प्लस a, चेक करना ठीक है ना, कैलकुलेशन ठीक है। सो sin 2x का 2 cos 2x और a sin x, साइन डेरिवेटिव cos x है ना, b तो 0 कर रखे हैं। अब ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, सो दिस लिमिट एग्जिस्ट, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ भी ऐसा ही था, दिस एग्जिस्ट अगर इस फॉर्म का हो, सो दिस लिमिट विल एग्जिस्ट अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया। सो डिनोमिनेटर 0 होने के लिए क्या चाहिए, a -2 है ना, तो यहाँ ये तो -2 होना पड़ेगा इस तरीके से। सो ठीक है ना, सो a को माइनस होना, क्योंकि 0/0 फॉर्म बनना पड़ेगा फिर से, तभी आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे a को आप -2 रख दोगे, तो a को -2 रख दो, तो अभी क्या है फिर से 0/0 का फॉर्म है, फिर एल हॉपिटल रूल लगा लेंगे। सो f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, अब लगाएंगे आप तो 2 2 4 cos का माइनस sin 2x और a cos x का माइनस a sin x अपॉन ये हो जाएगा 6x, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, सो f0, अब a को तो -2x आप है ना, a को आप -2 रख देंगे तो प्लस हो जाएगा। सो यहां से a -2 आ चुका है। अब अभी क्या है फॉर्म, अभी आप पुट करेंगे 0/0, अभी भी चल रहा है, लेकिन फॉर्म आप उसको या तो एल हॉपिटल फिर से लगा लो, नहीं तो आप फॉर्मूला बना लो, मर्जी है आपकी। सो अब जैसे बना लो, फॉर्मूला बनाना है तो उसको ऐसे कर लो। सो -4 अपॉन मान लो 3 sin 2x अपॉन 2x प्लस 2/6 sin x अपॉन x, ये हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आएगा f0 इज इक्वल टू
लिमिट x टेंस टू 0 -4/3 कितना 1 प्लस 2/6 इंटू 1, तो लिमिट हटा दो, जरूरत नहीं है, लिमिट लगा दी हमने। सो यहाँ से f0 आपकी आ गई, सो 1/3 माइनस 4/3, तो ये -1, सो मतलब f0 -1 आ गया। तो ये सारी वैल्यू आ गई ना, तो हमारे पास आ गई कि b 0 होगा, a -2 होगा और f0 आपके पास -1 होगा। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास। ओके चलिए, इस तरह क्वेश्चन तो आप कर लेंगे। तो आगे एक आता है, जैसे हमने एक वर्ड यूज किया था सीडीएफ में कि फंक्शन राइट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तो उसको डिफाइन कर लेते हैं, हालांकि आप लोग जानते हैं। सो राइट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, क्योंकि वहां हमने ये वर्ड यूज किया था राइट कॉन्टिन्यूअस, तो आपको ये पता ही हालांकि। सो अ फंक्शन एफ इज राइट कॉन्टिन्यूअस, so right continuous at x is equal to c if and only if। तो आपको पता है ना इसका मतलब सबको क्या होगा, कोई बताओ, पता तो है ही सबको ऐसे। व्हाट इज द वैल्यू? राइट हैंड लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी जी। सो राइट हैंड लिमिट इक्वल होगी, राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन will be equal to value of the function, यही ना। so right hand limit of the function will be equal to value of the function। ठीक है, ये है। ऐसे ही लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, ये कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ भी ऐसे ही सिंपल जैसे लिखा आपने कि अ फंक्शन f is left continuous, so left continuous at x is equal to c if and only if लिमिट, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना फंक्शन की, वो इक्वल हो जाएगी fc के। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट c। ओके सो आगे चलो थोड़े से आगे बढ़ते हैं, हालांकि कुछ में कुछ और भी टर्म्स हैं जैसे, ठीक है, उसको क्वेश्चन से 2 लिखता हूँ और मैं को ट्राई करके देखो। बाकी कुछ रूल्स क्या है, सिंपल कुछ रूल्स है, या अलजेब्रा लिख सकते हो। सो सम अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूटी, तो इसमें क्या है कि मान लो कोई दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, उसका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, कोसेंट सब कॉन्टिन्यूअस हो, कोसेंट अगर 0 नहीं है डिनोमिनेटर तो। सो मान लो ऐसा है कि टू फंक्शंस f एंड g आर, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस एट x is equal to c, देन सिंपली देन जो तुम्हारे पास जैसे मान लो है, डायरेक्टली लिखता हूँ, f प्लस जी हो गया, या f माइनस जी है, या f इंटू जी है, या सम कांस्टेंट टाइम फंक्शन मान लो f है। सो मतलब क्या होगा, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, स्केलर, मल्टीपल, इस तरीके से कोसेंट, है ना। सो कॉमा f अपॉन जी हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये है कि g 0 नहीं है ना, सो ये जो होगा,
सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये है कि जी सी शुड नॉट बी जीरो, है ना. सो वैल्यू ऑफ जी एट सी शुड नॉट बी जीरो. या कोई पावर हो गया तो भी चलेगा, ठीक है ना. सो दीज आर ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस. सो ये सब भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू सी. ये सब कॉन्टिन्यूअस होंगे c पे. बाकी कुछ नॉर्मल रूल्स है, जैसे आप जानते हो कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, है ना. अगर कुछ रिमार्क लिखोगे आप या रिजल्ट्स, हालांकि थ्योरम चाहिए कि कोई भी पॉलिनोमियल है, सो एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर. कोई भी पॉलिनोमियल ले लो आप, पूरे रियल नंबर पे वो कॉन्टिन्यूअस रहेगी. सो पॉलिनोमियल फंक्शन आर एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस. ऐसे बोलते हैं ना कि पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है. पॉलिनोमियल होता क्या है, दैट इज, कोई मुझे बताना चाहेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल, हाउ टू डिफाइन पॉलिनोमियल. क्या डेफिनेशन, कैसे डिफाइन करते हो आप पॉलिनोमियल को. Yes. So any function of the form this, yes, standard form ये है कि any expression of the form like this. ठीक है, इस तरीके से. So ये जो है any expression of the form this इज, यहाँ पे क्या है एक्चुअली, यहाँ पे जो AIs हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और n जो है वो नेचुरल नंबर है, n जो है वो नेचुरल नंबर है. सो ये जो है दीज, ये जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है, सो है ना, ये कॉन्टिन्यूअस होगा. दिस इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर. सो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन आर. इस तरीके से दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो है तो उसको हम लोग रेशनल फंक्शन बोलते हैं, वो भी कॉन्टिन्यूअस रहेगी, बस वो पॉइंट का एक्सक्लूड करके जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो है ना. सो वो पॉइंट का एक्सक्लूड करके. बाकी हमने अभी देखा ही है मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस है. डिफरेंशिएबिलिटी हम बात करेंगे आगे. सो डिफरेंशिएबल नहीं होगा जीरो पे, बट कॉन्टिन्यूअस पूरे आर पे है मॉड्यूलस फंक्शन जो है. ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन पे डिफाइन होता है. अगर ये भी लिखना चाहो आप तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है कि वो अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यूअस है एक्चुअली, है ना. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस ऑन देयर डोमेन. जैसे tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है तो 90 डिग्री डोमेन में है ही नहीं, है ना, तो उस पे कॉन्टिन्यूटी की बात नहीं करेंगे, हम डोमेन के पॉइंट पे बात करेंगे एक्चुअली. तो यहाँ पे क्या बोलता है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, trigonometric functions are continuous है on its domain या on their domain. So अपने डोमेन पे कॉन्टिन्यू. डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड. तो उन पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा. ओके, व्हाट अबाउट कंपोजिशन. तो आप लोग जानते हो कि ऐसा होता है, मान लो ये एक फंक्शन है f. सो f फंक्शन है यहाँ से a से b में, और एक दूसरा फंक्शन g है b से c में. सो a से c में इस फंक्शन को क्या बोलते हैं आप लोग बताइए. a to b f है, b to c g है. सो व्हाट इज नेम ऑफ दिस फंक्शन a to c. So what is name of the function? Fog या GOF, FOG या GOF. यहाँ दिक्कत है, यही समझना जरूरी है. तो आपको समझना पड़ेगा कि FOG या GOF, ये इंपॉर्टेंट है. सो आप देखो, अगर आप FOG को डिफाइन करते हो सो f ऑफ g ऑफ x होता है. तो ये कहना चाहे कि इसका डोमेन जो है वो g के डोमेन के सेम है. क्या ऐसा यहाँ पे हो रहा है, आप चेक करो. अगर फॉग लिखेंगे तो g का जो डोमेन, FOG का जो डोमेन है वो g का डोमेन होगा. ऐसा हो रहा है क्या, g का डोमेन b है
और अगर आप इसको एफओजी बोलो तो एफओजी का डोमेन ए है, तो इसको एफओजी तो नहीं है, ये क्या है? अब देखो जी ओ एफ ऑफ एक्स, सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो मतलब कह रहा है एफ का जो डोमेन है वही जी ओ एफ का डोमेन है, इज इट? यहाँ पे यही हो रहा है, एफ का जो डोमेन है वही जी ओ एफ का। इसका एक्चुअली होता क्या है, ध्यान रखना है कि एफ एंड जी का जो कॉम्पोजिशन है, एफ एंड जी का जो कॉम्पोजिशन है उसको हम जी ओ एफ बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे जी ओ एफ, दिस इज जी ओ एफ, इस तरीके से जी ओ एफ एक्चुअली। सो होता क्या है, बस ये एक सिंपल स्टेटमेंट ये है कि मान लो ऐसा है कि इफ जो f है कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c या एट पॉइंट c, मान लो पॉइंट c, एंड जो g है g इज कॉन्टिन्यूअस। अब देखो मान लो c यहां पे है तो c की लिमिट यहां पे होगी fc। अरे यार ये इलेक्ट्रिसिटी ना जीने नहीं देगा ये सो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अभी 40 मिनट थी, 50 मिनट ना, 50 मिनट में चली गई। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अभी कि f अगर कॉन्टिन्यूअस है c पे और g कॉन्टिन्यूअस है f ऑफ c पे, तो देन GOF कॉन्टिन्यूअस होगा c पे, एक्चुअली पॉइंट c पे। तो इस तरीके से है कि f एट x इक्वल टू c कॉन्टिन्यूअस है, g एट, अब g का डोमेन एक्चुअली f का रेंज है, ठीक है ना, ये कोड डोमेन बोलो उसका। तो उस तरीके से g FC पॉइंट पे g कॉन्टिन्यूअस है, देन जो हम लिख रहे थे GOF, पर ध्यान ये रखना आपको f एंड g का कॉम्पोजिशन GOF है, g एंड f का कॉम्पोजिशन FOG है। सो इलेक्ट्रिसिटी चली गई, इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज ये स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैं वेट करूंगा तो पता नहीं फिर अब कब आएगी। अब टाइम भी 10 मिनट बचा है, तो मैं सोचा था 1 घंटे क्लास हो जाएगी, लेकिन उसमें भी नहीं हो पाई, 45 मिनट क्लास हुई है। सो ठीक है, कुछ तो हुई। तुमने क्या डिस्कस किया आज कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता क्या है, डेफिनेशन देखा, राइट कॉन्टिन्यूटी लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी, 1-2 क्वेश्चंस देखे। अभी हम कॉम्पोजिशन वाला रिजल्ट देख रहे थे कॉन्टिन्यूटी पे। तो कॉन्टिन्यूटी बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, और होगा तो देखेंगे थोड़ा डीप में। अभी वन वेरिएबल में जस्ट सिंपली हमने देखा है, अगले क्लास में डिफरेंशियलिटी करते हैं। तो आपको बस जानना लिमिट होता क्या है, जो कि ऑलरेडी जानते हैं, कॉन्टिन्यूटी होता क्या है जो ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन हमें सिलेबस में तो एक बार हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। और फिर डिफरेंशियलिटी क्या होता है ये आपको जानना है। चलो लाइट तो आ गई है, देखते हैं क्या करना है, कंटिन्यू कर दे या अभी खत्म करेंगे पे? एक मिनट, माइक मेरा ऑफ है, 1 मिनट रुक जाओ। अरे 1 मिनट, हाँ अब बोलो, अब सुनाई देगा मुझे, अब तक सुनाई दे रहा था। कल कीजिएगा सर। कल करें? तो कल वही क्लास टाइम वही है, तो बस अभी कुछ वही हम डिस्कस किया कंटिन्यूटी क्या है। तो बस लास्ट ही बता रहे थे कि f कॉन्टिन्यूअस है पॉइंट c पे और g कॉन्टिन्यूअस है fc पे, देन जो FOG है, मतलब GOF है, सॉरी, जो GOF है वो कंटिन्यूअस होगा c पे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी हमने अभी यही डिस्कस करना था, हालांकि और भी पॉइंट्स हैं जो कल, चलो नेक्स्ट क्लास में, कल तो प्रोबेबिलिटी क्लास होगी, तो परसों फिर ये मैथ्स पोर्शन। ठीक है, कल फिर क्लास वही है जो टाइम है अपना 9 to 11, कल मिलते हैं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ।